मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। रोजाना एक बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता। वो मेरे सामने बैठा मुझे घूरता रहता। जब मैं उसे अपने पास बुलाती तो वो मुझे एक कागज देता जिस पर अपने हाथ से मेरी और एक लड़के की तस्वीर बनाई हुई होती। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। मैं उसे थप्पड़ मारती, मगर वो बच्चा रोजाना यही हरकत करता। एक दिन मैंने उसे ट्यूशन से भगा दिया। कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। बारात वाले दिन जब मैं अपने शोहर के साथ रुखसत होने लगी, तभी उसी बच्चे ने आकर वही कागज मेरे शोहर को पकड़ा दिया। जैसे ही मेरे शोहर ने कागज खोलकर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मेरे शोहर ने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी। मगर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब उसने पुलिस को बुलवा कर अपनी माँ को। मेरा नाम कोमल है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरी जिंदगी काफी पुरसकून गुजर रही थी, मगर मेरी जिंदगी में होने वाले एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था। मेरी अम्मी एक घरेलू औरत थी। अब्बा मेरे बहुत बचपन में ही गुजर गए थे। अम्मा ने जैसे तैसे करके मुझे पाला था। वो मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सी सी कर जिंदगी की गाड़ी चला रही थी। मुस्तकिल मशीन पर झुके रहने से उनकी कमर में अक्सर ही दर्द रहने लग गया था। उनकी नजर काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी। मेरे और कोई बहन भाई नहीं थे, इसलिए अम्मा का सारा लाड प्यार और उनकी सारी तवज्जो मेरे लिए ही थी। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत नाजो नम से पाला था। बेशक वो मुझे महंगे तरीन खिलौने नहीं दे पाती थी, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे बहुत पढ़ाएं और लिखाएं। वो मुझे एक अच्छी जिंदगी देने की तलबगार थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी होती नजर आने लगी। मुझे अपना ददयाल बिल्कुल भी याद नहीं था। मेरी अम्मा ने भी कभी उनका जिक्र नहीं किया था। बस इतना पता था कि उन्होंने अब्बा के बाद अम्मा को तन्हा छोड़ दिया था। अब्बा ने अम्मा से पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से अब्बा के घर वालों ने उन्हें बहू की सूरत में कभी कबूल ना किया था। और अब्बा की वफात के बाद भी उनका रवैया वैसे ही बरकरार रहा था। मगर मेरा ननियाल यही इसी मोहल्ले में रहता था। हमारे घर से 3 घर छोड़कर मेरे बड़े मामू का घर था और उसके सामने वो छोटे 2 मामू का, जो कि एक ही मकान में ऊपर नीचे पोर्शन बनाकर रह रहे थे। हमारा भी घर अपना ही था। अब्बा ने अच्छे वक्तों में अपना घर बना लिया था और हमारे लिए ये गनीमत था, क्योंकि अब्बा की वफात के बाद हमारे करीबी रिश्तेदारों ने जो सलूक रमा रखा वो निहायत ही बुरा था। मेरी बड़ी मुमानी तो वैसे भी मुझे और अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए तो हमारा आना जाना बर्दाश्त नहीं करती थी। और छोटी मामी मुंह पर तो कुछ नहीं कहती थी, मगर पीठ पीछे पूरे मोहल्ले में अपने एहसानात बताती थी। एहसानात भी वो जो उन्होंने कभी किए ही ना थे। मेरी अम्मा ने सिलाई मशीन संभाल ली थी और अपनी और मेरी जिम्मेदारी पूरी करने का बेड़ा खुद ही उठा लिया था। अम्मा के लिए इस फैसले पर सभी जलकर रह गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि अम्मा अपनी खुददारी भूलकर उनकी चाकरी करती रहेंगी। मगर अम्मा ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो उन सब ने हमसे मेल जोल खत्म कर लिया था। वक्त गुजरता गया। मैं मैट्रिक में पहुंच गई थी। अब मुझे ट्यूशन लेने की जरूरत थी। मैंने जब अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ले में तुम्हें ट्यूशन के लिए भिजवा दूंगी। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी जिसका नाम राबिया था। अम्मा मुझे उनके पास ले गईं तो उन्होंने अम्मा से कहा, ये सब्जेक्ट तो मेरा भाई पढ़ाता है, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं उसे बता दूंगी, वो कोमल को पढ़ा देगा। अम्मा तो मान गईं, मगर मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने कजन से भी कभी बात नहीं की थी। मुझे मर्दों से बात करते हुए बहुत हिचकिचाहट होती थी, मगर अब मजबूरी थी कि मुझे पढ़ना था। बोर्ड के इम्तिहानात थे। मैं अगले ही दिन उनसे वहां ट्यूशन के लिए जाने लगी थी। राबिया बाजी के भाई अजीम मुझे और दीगर बच्चों को ट्यूशन देते थे। वो काफी अच्छे इंसान थे। उनके पास मोहल्ले के बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ते थे। शुरू में मुझे काफी मुश्किल हुई, मगर उनके पास पढ़ने वाले लड़के कत्तन बदतमीज नहीं थे, बल्कि वो सब शरीफ और अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते थे। तभी मुझे उस तरफ से सुकून हो गया था। जिन बच्चों के सरों पर से वालिदैन में से किसी एक का भी साया उठ जाता है तो उन्हें बहुत सोच समझकर हर कदम उठाना पड़ता है।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी भी मसले की सूरत में उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। मैं भी ऐसी ही एक बच्ची थी। मैं किसी भी हाल में अपनी और अपनी माँ की इज्जत पर एक हर्फ भी नहीं आने दे सकती थी, मगर जिन लोगों की फितरत ही ये सब करने की हो तो उन्हें हम कभी भी रोक नहीं सकते। मोहल्ले वालों के मुंह से होती हुई ये बातें जब मामी तक पहुंची कि मैं एक मर्द से ट्यूशन ले रही हूँ, तो वो मोहल्ले में बीबीसी के फ्राइज अंजाम देने लगी थी। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले वालों की जबानों पर एक ही बात के चर्चे थे कि कोमल कितनी बेशर्म हो गई है जो एक मर्द से ट्यूशन ले रही है। ये बातें होती होती मेरी माँ के कानों तक भी पहुंच गई थी और यहीं से उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो सीधा मामी के पास गई और उन्हें साफ साफ कहा कि मेरे और मेरी बेटी के मामलात से दूर रहे, मगर मामी ने इस बात को भी अपनी अना का मसला बना लिया था। ये सब कहानियां जुबान दर जुबान गर्दिश करती हुई सर अजीम तक भी जा पहुंची, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी ना कहा। वो मुझे इसी तरह पढ़ाते रहे, मगर उनकी अम्मी को अब मैं चुभने लगी थी। इस सब की एक और वजह भी थी, और वो ये कि मैं गैर मामूली हुस्न की हामिल थी, और यही चीज सबकी आंखों में खटकती थी। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक कर लिया था। अब मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थीं। मैं दोपहर कॉलेज से वापस आती थी, तब तक अम्मा मेरे लिए रोटी तैयार रखती थी। दिन भर वो सिलाई करती रहती थी। कुछ दिन से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने उन्हें बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो नहीं मानी। मैं उनकी तबीयत की वजह से काफी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि मैं मामू लोगों से बात करती हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें, मगर अम्मा ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी बीवियों के इशारों पर चलते हैं, इसलिए वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अम्मा की रोज ब रोज बिगड़ती हालत मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा शायद वो बाजार गई होंगी। तभी मैंने अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से गेट खोला और अंदर आई। अम्मा के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं दौड़कर गई तो देखा कि सामने अम्मा फर्श पर पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। उन्हें इस हालत में देखकर मैंने उन्हें उठाया और बिस्तर पर लिटाया और बाहर जाकर मोहल्ले के डॉक्टर को ले आई। उसने आकर चेकअप किया और कुछ दवाइयां दे गया। उस वक्त तो अम्मा की तबीयत संभल गई, मगर रात को जब मैं सो रही थी तो मेरी आंख अम्मा के करहाने की आवाज से खुल गई। मैंने उठकर देखा तो वो फिर से खून की उल्टियां कर रही थी। मैंने फौरन से उठकर अम्मा को देखा। अम्मा की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। आधी रात का वक्त था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने मोबाइल उठाया और मामू का नंबर डायल किया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने छोटे मामू को कॉल की, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई। माँ की बिगड़ती तबीयत के पेश नजर मैं भागती हुई बाहर गई और मामू लोगों के घर का दरवाजा बजाया, मगर किसी ने ना खोला। और उस वक्त उस मुश्किल तरीन सूरत हाल में मुझे और कुछ ना सोचा तो मैं भागती हुई सर अजीम के घर की तरफ गई और उनका दरवाजा बजाया। कुछ ही देर बाद वो बाहर आए तो मुझे इस वक्त देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें रोते हुए अम्मा की तबीयत के बारे में बताया तो वो फौरन से मेरे साथ आ गए। उनके पास अपनी गाड़ी थी। उन्होंने अम्मा को गाड़ी में डाला। मैं भी अम्मा के साथ ही पिछली सीट पर बैठ गई। अम्मा का सर मेरी गोद में था और वो बेहोश हो चुकी थी। सर अजीम तेजी से गाड़ी चलाने लगे। मैं मुसलसल दुआएं कर रही थी कि अम्मा को कुछ ना हो। मेरे पास एक वाहिद यही मुखलिस रिश्ता था। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। कुछ देर बाद हम अस्पताल पहुंच गए थे। वहां जाकर डॉक्टर ने अम्मा को फौरन से इमरजेंसी में ले जाने का कहा। हम दोनों बाहर खड़े दुआएं कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी अजीम सर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। उनकी तसल्ली पर बस मैंने सर हिला दिया था। बहुत देर हो गई थी, मगर डॉक्टर अब तक कुछ नहीं बता रहे थे। इस दौरान मैंने कई बार मामू के घर का नंबर डायल किया, मगर वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा था। तभी डॉक्टर ने सर अजीम को अपने पास बुलाया। फिर वो डॉक्टर के पास उनके रूम में चले गए। मैं वहीं परेशान खड़ी रह गई कि ना जाने अब मेरी अम्मा कैसी हैं। कुछ देर बाद वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर क्या कह रहे थे। वो कुछ देर चुप रहे, जैसे अल्फाज ढूंढ रहे हो।
ان کی یہ خاموشی مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کومل، ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے تمہیں بھی بہت صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر وہ تمہاری امی کو نہیں بچا سکے۔ میں جو ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر ان کے بازوؤں پر جھول گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کب ماموں لوگ آئے، کب اماں کی میت کو گھر لایا گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو پہلا خیال ماں کا آیا۔ میں نے فوراً سے اٹھنا چاہا تو میرے پاس کھڑی نرس نے مجھے روک دیا۔ کچھ دیر بعد سر عظیم آئے اور ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف عجیب اداسی تاری تھی۔ ماموں لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور بولی کہ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جائیں۔ میری ماں کو جب آپ لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تو آپ لوگوں نے ایک کال تک نہ اٹھائی، آپ کس منہ سے یہاں آئے ہیں؟ میرے اس رویے سے ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ پھر محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت ہی صدمے میں تھی مگر میں جانتی تھی کہ اب مجھے خود کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ ماں کی تدفین کے بعد جب سب لوگ جانے لگے تو سر عظیم میرے پاس آئے اور بولے کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بنا کسی تکلف کے مجھے بتا دینا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہی اب تک ساری بھاگ دوڑ کی تھی۔ خیر سب چلے گئے اور گھر بالکل خالی ہو گیا۔ میں نے سر کے چلے جانے کے بعد دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری رات میں نے بری طرح روتے ہوئے گزاری تھی۔ ماں کا نہ ہونا گویا مجھے دنیا بھر میں تنہا کر گیا تھا۔ اپنے رشتہ داروں سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، صرف اللہ ہی میرا مددگار تھا۔ رو رو کر میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، شاید بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں دوا لینے باہر جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے ماموں مل گئے اور مجھے دیکھ کر بولے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دوا لینے جا رہی ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس وقت میری حالت ان سے بحث کرنے کی نہیں تھی، اس لیے میں ان کے کہنے پر چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور مجھے دوائی دلائی۔ میں ان کی اتنی مہربانی پر حیران تھی۔ اس رات پہلی بار میرے دل میں ان کے لیے ایک جگہ بنی تھی۔ اب اکثر ہی وہ میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ مامی کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے روزگار کی بھی ضرورت ہے۔ ماموں کا کیا پتا کہ کب وہ اپنے پہلے والے روپ میں واپس آ جائیں اور مجھ سے دوبارہ بے گانے ہو جائیں۔ اس لیے میں نے اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سوچا۔ اس میں سر عظیم نے میری بہت مدد کی۔ ان کے کسی جاننے والے کا پاس میں ایک سکول تھا اور بچوں کو سکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک اچھی ٹیچر کی ضرورت تھی۔ تب سر عظیم نے اسی سکول کے بہت سے بچے میرے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجے تھے۔ میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی تھی جس سے مجھے کچھ آمدنی ہونے لگی تھی۔ اب مجھے کالج جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مگر میں گھر آتے آتے کافی تھک جاتی تھی اور اوپر سے خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ماموں کبھی کبھار میرا حال پوچھنے آ جاتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میرے کالج کے امتحان تھے۔ سر عظیم نے مجھے تیاری کے لیے آنے کا کہہ دیا۔ میں کالج سے سیدھا سر کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ شام کو بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا۔ مامی کو جب اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ماموں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ ماموں نے ان کی باتوں میں آ کر مجھے کہا کہ تم عظیم کے پاس آئندہ پڑھنے نہیں جاؤ گی۔ میں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں پڑھنے ضرور جاؤں گی، جس کے بعد ماموں غصے میں وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے کہ انہی دنوں ٹیوشن پڑھنے کے لیے میرے پاس ایک نیا لڑکا آیا۔ میرے پاس جتنے بھی بچے پڑھنے آتے تھے وہ ان سب سے بڑا تھا۔ میں اسے رکھنا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر وہ بھی اسی اسکول کا طالب علم تھا۔ میرے ٹیوشن والے سبھی بچے اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ کافی عجیب تھا، ہر وقت مجھے گھورتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایسی حرکت کی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک کاغذ تھما دیا۔ میں نے کاغذ کھولا تو اس پر اس نے ہاتھ سے میری ایک لڑکے کے ساتھ تصویر بنائی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ مارا اور وہ کاغذ پھاڑ دیا، مگر وہ لڑکا روز ہی یہی حرکت کرتا۔
उस कागज में मैं किसी लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठी होती। जब वो अपनी हरकत से बाज ना आया तो मैंने उसे भगा दिया। अब वो ट्यूशन पढ़ने ना आता। अब मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो अच्छा हुआ चला गया, वरना उसने तो मुझे परेशान करके रखा था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे इम्तिहान मुकम्मल हो गए। अब मैं दिन में भी फ्री होती थी। तभी सर अजीम ने मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब लगवा दी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और मैंने अब सुबह के वक्त भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। शाम में मोहल्ले के कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाते थे। उन्हीं दिनों सर अजीम की बहन की शादी तय हो गई। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। सर अजीम की अम्मी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर उनकी बहन मुझसे बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर उस तकरीब में गई थी। शादी चूंकि मोहल्ले में थी तो सभी मोहल्ले के लोग आए हुए थे। मेरे मामू लोगों की फैमिली भी वहीं थी। मैंने तकरीब के दौरान नोट किया कि वहां मेरी मामू की बेटी नाजिया, जो कि मेरी ही हम उम्र थी, सर अजीम के खूब आगे पीछे घूम रही थी। ये देखकर थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि सर उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। खैर, शादी की तकरीब तो जैसे तैसे गुजर गई और जिंदगी वापस अपने मामूल पर आ गई थी। मुझे अपने रिजल्ट का शिद्दत से इंतजार था क्योंकि मुझे अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं, इसलिए मैंने पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी ने एक और पलटा खाया। गर्मियों की तपती दोपहर की बात है कि एक दिन मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। बुखार तो कई दिनों से महसूस हो रहा था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सुबह स्कूल जाते हुए भी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करती थी, इसलिए इस हालत में भी स्कूल पढ़ाने चली गई। वापसी पर बोझल कदमों से अपनी गली में दाखिल हुई ही थी कि तेज चक्कर आने की वजह से सामने से आती गाड़ी को ना देख पाई और उससे टकरा बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। नजरें घुमाकर देखा तो मेरे पास सर अजीम बैठे थे। मेरे होश में आने पर डॉक्टर आया और मेरा चेकअप करके घर जाने की इजाजत दे दी। सर मुझे अपने साथ घर ले आए। मेरी तबीयत चूंकि अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं थी, तो वो मुझे सहारा देकर अंदर लेकर जा रहे थे और ये मंजर मेरे मामू की बेटी नाजिया ने देख लिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो इस चीज को एक बहुत बड़ा मसला बना लेगी। उसने हमारी तस्वीर बना ली और बाद में मामू और मुमानी को दिखाई, जिस पर मामू आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने सर को और मुझे बेइज्जत करके रख दिया था। वजह ये थी कि अजीम सर की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो मुझसे उम्र में 4 साल ही बड़े थे। हर कोई अब हम पर शक करने लगा था। अक्सर ही मेरी कजन किसी न किसी बात को लेकर मेरे किरदार को निशाना बनाने लगी। मोहल्ले भर में बातें फैलने लगी थीं। एक दिन सर अजीम मेरे पास आए और सीधे सीधे मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले तो मैं हैरान रह गई, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हमारे बीच एक जायज रिश्ता बन जाएगा तो लोगों की जुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मगर आपकी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा वो बस मोहल्ले वालों की जुबानों से तंग आ जाती हैं, वरना वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने उनकी बात सुनकर कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि उनकी बात भी ठीक थी। अब हमारे बारे में लोग बातें करने लगे थे, मगर मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी दबाव में आकर मुझसे शादी करें। इसलिए जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी दिली रजामंदी के साथ ये सब कह रहे हैं। अब मैं भी मुतमईन सी हो गई थी। उस दिन मेरी रजामंदी लेकर उन्होंने अपनी माँ से बात करके मेरा रिश्ता मामू के यहाँ भिजवा दिया। उन सब ने इस रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मोहल्ले के कुछ बड़ों के बीच में पड़ जाने की वजह से ये रिश्ता पक्का हो गया। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अजीम ने हर चीज में मेरी पसंद को मद्देनजर रखा, तो मैं उनकी दीवानी हो गई। शादी करीब थी और मुझे उन्हीं दिनों अजीब से ख्यालात आने लगे थे। अक्सर मैं उसी लड़के के बारे में सोचती रहती कि वो मेरी इस तरह से गलत तस्वीरें क्यों बनाता था। मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। शादी वाले दिन भी मैं परेशान थी। निकाह हो चुका था और बस अब रुखसती बाकी थी। फिर एकदम से सब कुछ बदल गया। जिस बात का डर था वही सब हो गया था। वही लड़का सामने से भागता हुआ आया और मेरे शोहर अजीम के हाथ में एक कागज थमा दिया। जैसे ही अजीम ने वो कागज खोला, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
उस कागज पर मैं किसी अजनबी लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई थी। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरा कोई राज खुल गया हो। तभी वो एकदम से चिल्लाने लगे। इससे पहले कि वो मुझे तलाक देते, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में बेड पर पड़ी थी और डॉक्टर बता रहा था कि मैं किसी जहनी दबाव की वजह से बेहोश हो गई थी और अब कोई मसला नहीं है। अचानक मेरी नजर पुलिस पर पड़ी तो मैं चिल्लाने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी अजीम ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि रिलैक्स हो जाओ, तुमने वाकई में कुछ नहीं किया और तुम्हारा मुजरिम भी पकड़ा गया है। जब मैंने गौर से देखा तो पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ा हुआ था। ये तो वही लड़का था जिसकी तस्वीर मेरे साथ बनी हुई थी। तभी मेरा स्टूडेंट जिसने ये कागज अजीम को दिया था, वो मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगकर कहने लगा कि मेरा भाई लड़कियों से फ्लर्ट करता था और उनको अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर छोड़ देता था। आपकी मामू की बेटी नाजिया भी उसकी दोस्त थी। वो सर अजीम को बहुत पसंद करती थी, मगर उसे लगता था कि आप उससे उन्हें छीन लेंगी। इसलिए उसने मेरे भाई के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और सोचा कि मेरे जरिए वो आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएंगी और बाद में आपको सबके सामने बदनाम कर देंगी। टीचर मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लड़का रोते हुए मुझे यह कहकर बाहर चला गया और मुझे हैरतों के समंदर में छोड़ गया। मेरे स्टूडेंट के बड़े भाई को पुलिस लेकर जा चुकी थी। तभी अजीम मेरे करीब आए और बोले कि मैंने कागज में उस लड़के को पहचान लिया था। वो हमारे ही मोहल्ले का एक आवारा लड़का था। जब मैंने उसे बुलाकर उससे पूछा तो वो मुझसे झगड़ने लगा। तभी मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को देखकर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये भी बताया कि वो बहुत सी लड़कियों को इसी तरह धोखा देकर उनकी इज्जत के साथ खेल चुका है। मगर आज उस लड़के को उसके किए की सजा मिल गई है। मेरे मामू की बेटी ने भी मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे भी माफ कर दिया। आज मैं अपने शोहर अजीम के साथ एक नए सफर का आगाज कर चुकी हूँ।